चलो स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक हमारा रह गया था उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने क्या था कि रिलेशन क्या होती है और कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। अब हमारे पास टॉपिक आ गया नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहली टाइप है, वो है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब जो एम्प्टी रिलेशन होती है। देखो, अगर मेरे पास एक रिलेशन है आर फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, मतलब आर एक रिलेशन है ए सेट से लेकर ए सेट तक, ठीक है। देन आर इज कॉल्ड, जो रिलेशन बनी हमारी आर इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास सेट है ए, उस सेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट मान लिया मैंने, ए है, स्मॉल ए, और ये कहता है कि ए की रिलेशन आर के साथ बाकी जितने, सॉरी, ए की रिलेशन सेट ए के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन किसी के साथ भी नहीं है। और यहां पर बी भी किसको बिलोंग कर रहा था? सेट ए को बिलोंग कर रहा था। मतलब क्या हुआ, मैं लिख दूं आर इज इक्वल टू 5। आर इज इक्वल टू 5। भाई, ए सेट का कोई भी एलिमेंट ए सेट के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है, इस रूल आर के अकॉर्डिंग। जो हमने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन की गई थी ना, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो जब इस तरह की हमारे पास कोई भी रिलेशन होगी उसको हम एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, एक आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या क्या होता है? अगर आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू ए, और भाई जरूरी नहीं है कि रिलेशन ए सेट के अंदर ही होगी, रिलेशन ए सेट से बी सेट तक भी हो सकती है। मतलब जिस तरह से फैमिली का रिलेशन होता है कि एक फैमिली के मेंबर्स की रिलेशन उसी फैमिली के दूसरे मेंबर के साथ होती है। जैसे फादर के साथ रिलेशन है, मदर के साथ रिलेशन है, या फिर और ब्रदर है, सिस्टर है, बहुत सारी रिलेशन होती है। इसी तरह से एक फैमिली की रिलेशन किसी दूसरी फैमिली के साथ भी तो होती है। अगर आप अपने मामा के चले जाते हो तो वहां पे भी तो एक रिलेशन स्टेब्लिश हो रही है। सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर मेरे पास जो रिलेशन डिफाइन हो रखी है, हो सकता है वो सेट ए से लेकर ए के अंदर ही है, मतलब रिलेशन ए टू ए इटसेल्फ। और ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन आर किसी सेट ए से लेकर किसी दूसरे सेट बी के ऊपर डिफाइन की जा रही है, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कब कहेंगे? कि अगर आर इज इक्वल टू, देखो ये वाला केस है, अगर इस वाले केस में तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल आ जाए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट बाकी जितने भी एलिमेंट है उन सभी के साथ रिलेशन में है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम दूसरे सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन कर रखे हैं, एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, तो उस केस में रिलेशन आर किसके इक्वल आ जाएगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अगर ये आ रखा है यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ बी, तो हम कहेंगे कि रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है कि आर इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, अगर ए सेट से लेकर बी सेट तक रिलेशन डिफाइन डिफाइन की गई है, और आर इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अगर रिलेशन ऑन ए सेट इटसेल्फ डिफाइन की गई है। ये था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी रिलेशन,
ये कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी, a relation if for all A belongs to set A implies that only A comma A belongs to A। यहां पर इसका एक सबसे ज्यादा रोल क्या है, ओनली वर्ड का, जो ये लिखा हुआ है। मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक सेट मैंने ए रखा है और उस सेट के एलिमेंट मैंने ले लिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये तीन एलिमेंट मैंने अपने पास रख ली और एक रिलेशन आर डिफाइन कर दिया ए सेट के ऊपर। ए टू ए डिफाइन क्या किया कि इसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 और 3 3। इसके अलावा इसमें कोई और एलिमेंट है ही नहीं। मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उन्हीं के ऑर्डर्ड पेयर उन्हीं के साथ बने हुए हैं। 1 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ, 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ जब बन रहा है तो इस तरह की जो रिलेशन बनती है उस रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर अभी एक और रिलेशन मैं बताने वाला हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया ओनली। ओनली का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करती। जैसे 1 2 ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है लेकिन ये आर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो अगली रिलेशन को देखते हैं एक बार, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आती है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ for all A belongs to set A implies that A comma A belongs to R। देखो जैसे मेरे पास एक सेट A है उसमें फिर से एलिमेंट रखे मैंने 1 2 और 3। सेट A के अंदर मैंने एलिमेंट रख लिए 1 2 और 3। अब मैं दो रिलेशन यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, एक R1 जिसके अंदर मैंने लिखा 1 1 2 2 और 3 3। एक और दूसरा रिलेशन मैंने लिख लिया R2 जिसके अंदर मैंने एलिमेंट रख लिए 1 1 2 2 3 3 और 1 3। ठीक है, पहले वाली जो रिलेशन है R1 इसमें हमारे पास 1 2 और 3 एलिमेंट ए के थे तो उन्हीं के ऑर्डर्ड पेयर दैट इज 1 1 2 2 और 3 3 R1 को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इस केस में देखो 1 1 2 2 3 3 ये भी इसके अंदर है, ये वाली कंडीशन फिर से यहां पे सेटिस्फाई हो रखी है तो ये रिलेशन भी हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट इस रिलेशन को हमने आइडेंटिटी भी पढ़ा था पिछले टाइप में, हमने R1 को आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ा था। दोनों में डिफरेंस क्या है कि R1 के अंदर इनके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता, लेकिन R2 में 1 1 2 2 3 3 A कोमा A होने के बाद दूसरे एलिमेंट आए या ना आए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगी हमारी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
यहां से एक और कंक्लूजन निकल के आ गया कि जितनी भी आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि हमने इसको तो आइडेंटिटी भी पढ़ा था, तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि जितनी भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सारी की सारी रिफ्लेक्सिव होती हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगी। इस बात का ध्यान रखना कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। होप कि दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है, और दोनों की डेफिनेशन भी क्लियर हुई होगी। चलो, नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कहता है, मान लो रिलेशन आर सेट ए से लेकर ए तक डिफाइन की गई, और उसमें कंडीशन क्या है, अगर ए बी, भाई ये कंडीशन लगी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA also belongs to R, then R is called symmetric relation। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर मान लो मेरे पास एक रिलेशन था या कोई एक ऑर्डर्ड पेयर था 1 और 2, और ये किसी रिलेशन R का पार्ट है, ये किसी रिलेशन आर का क्या है, पार्ट, तो इसको हम सिमेट्रिक कब कहेंगे, अगर 1 to R में आ रखा है ना, तो इसका उल्टा, यानी कि उल्टा ऑर्डर्ड पेयर ये शो कर जाए कि 2, 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये कैसे रिलेशन है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने जो पढ़ा है अभी तक, सबसे पहले हमने वॉइड रिलेशन पढ़ा, उसके बाद हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, फिर आइडेंटिटी पढ़ा, फिर रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, अब आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे किसी रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के दो केस बताऊंगा आपको, कौन कौन से एक बार देख लो। सबसे पहला केस क्या है कि अगर आर एक रिलेशन है सेट ए से लेकर ए तक, और इसमें कंडीशन क्या है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, implies that ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये केस आ जाता है कि भाई ए बी जो था वो आर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए आर बी। फिर कहता है बी का रिलेशन सी के साथ है, तो बी आर सी लिख दिया। और ये दोनों मिलके मेरे पास क्या आ जाए कि ए का रिलेशन सी के साथ बन जाए, ए आर सी, तब हम कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर जो बनी वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इसको समझने के लिए ऐसे कह लो, भाई ए जो है वो बी का भाई है, बी सी का भाई है, ए भी तो सी का भाई होगा, ठीक है ना, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए भी सी का भाई बनेगा। तो जब इस तरह की रिलेशन स्टेब्लिश हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट केस है कि भाई ट्रांजिटिविटी का दूसरा एक और रूल बन जाता है, क्या आता है वो, कि अगर देखो इस चीज को देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, भाई ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, implies दैट ए सी ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, भाई ए का भी किसी और के साथ
क्वेश्चन क्या बना, इस ये स्टेटमेंट क्या बनी, ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन, बी का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, और कंडीशन ये निकल के आ जाए कि भाई ए का भी किसी और के साथ रिलेशन नहीं है, अब हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन बनी ये ट्रांजिटिव बनी, देन आर इज ट्रांजिटिव, रिलेशन आर क्या बन जाएगी, ट्रांजिटिव। ये दोनों ही, ये वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस बनता है, दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिविटी के। तो इसका एक एग्जांपल देखो, इस वाले केस का एक और एग्जांपल बता देता हूं। मैंने एक रिलेशन को डिफाइन कर लिया, आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब एक रिलेशन को डिफाइन कर लिया मैंने, क्या, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो इस केस में एक्स वाई तो आर को बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई इसका मतलब क्या हुआ, वाई इज मेल गैमिट, वाई इज मेल गैमिट। क्या वाई किसी और की वाइफ हो सकता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, नहीं हो सकता ना, यानी कि वाई का किसी और के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, वाई कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या एक्स किसी और की वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती भाई, लीगल तरीके से तो यही होगा कि ये नहीं हो सकती। तो एक्स कोमा, ये भी क्या शो कर गया, एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास जो रिलेशन बन के आएगी, ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन के आएगी। ये हमारे नॉट वाले केस बन रहा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बनता है, दोनों ही ट्रांजिटिविटी के केस हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगी। एक तो ये आता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, एक केस तो ये बना। दूसरा, ए का रिलेशन बी के साथ है लेकिन बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं है, तो ये शो हो जाए कि भाई ए का भी रिलेशन किसी और के साथ नहीं है, तो उस केस में भी हमारे पास जो रिलेशन बनती है वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनती है। एक और इंपॉर्टेंट टाइप, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, रिलेशन विच इज, जो रिफ्लेक्सिव भी होगी, ये सिमेट्रिक भी होनी जरूरी है, और ट्रांजिटिव भी हो। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो एक छोटे सा नोट बताता हूं, जो आइडेंटिटी रिलेशन होती है ना, ये सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। होप कि आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि क्या टाइप क्या आपका डाउट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।